तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुका था कि सर इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको नोट्स तो पहले से ही इस चैप्टर का प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, आपको मिल जाएगा। वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको इस चैप्टर का नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम समझाने वाले हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को आता भी होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को सबसे आसान भाषा में इसे समझाने वाला हूँ। और इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। जब इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, तो कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो वो ये अभी जो मैं समझाने वाला हूं। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है वो आपका अलग है, ठीक, जो कि इन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी देखिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो विद्यार्थी चैनल पर हैं भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जिससे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। और इसमें इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, पोलोनियम, पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले जो अल्फा कण थे, अल्फा कणों की क्या किया इन्होंने, बमबारी करा दी, या अल्फा कणों के बारीक किरणपुंज को बहुत ही पतले स्वर्णपत्र, ये एक स्वर्णपत्र है, बहुत ही पतला स्वर्णपत्र, इस पर जो है अल्फा कणों की बमबारी करा दी या अल्फा कणों को गिराया। और इस आधार पर उन्होंने कई सारे निष्कर्ष प्राप्त किए। उन्हीं निष्कर्षों को समझना है। ठीक है, फिगर तो आप ऐसे ही बना लोगे अगर निष्कर्ष जान गए। तो जब अल्फा कणों की बमबारी कराई गई या अल्फा कणों को एक पतले स्वर्णपत्र पर गिराया गया, तो सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने यहां पर देखा कि जो अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण यहां पर आप देख पा रहे हो, कुछ अल्फा कण स्वर्णपत्र से सीधे आर पार निकल रहे हैं। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल रहे हैं। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने यह पता लगाया या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है भैया, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। सबसे पहला ये आपका निष्कर्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, आप कहोगे कुछ अल्फा कण जो है स्वर्णपत्र की पतली पन्नी से सीधे आर पार निकल जाते हैं बिना विचलित हुए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। पहला निष्कर्ष हो गया। नंबर 2, दूसरा देखिए, कुछ अल्फा कण देखा गया कि जो है न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित मतलब अल्फा कण आए, ठीक है, और वो न्यून कोण पर प्रकीर्णित हो गए, प्रकीर्णित के मतलब प्रतिकर्षित हो गए, ठीक है, या अधिक कोण पर प्रतिकर्षित हो गए। तो आप जानते हो कि अल्फा कण जो होता है वो आपका एक धनावेशित कण होता है। ठीक है, और अगर धनावेशित कण प्रकीर्णित हुआ है, प्रतिकर्षित हुआ है, तो वो किसी ना किसी धनावेशित भाग से ही टकराया होगा, तभी प्रकीर्णित होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ऋणावेश होता तो आकर्षित कर लेता ना, लेकिन ये प्रकीर्णित हो रहा है। इसका मतलब परमाणु का जो केंद्रक है वो आपका धनावेशित है, तभी वो अल्फा कणों को प्रकीर्णित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये हो गया भाई नंबर 2। अब देखिए नंबर 3, तीसरा निष्कर्ष क्या निकला। देखा गया कि लगभग 20,000 अल्फा कणों को जब स्वर्णपत्र की पतली पन्नी पर गिराया गया, तो 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा था जो अपने ही मार्ग पर वैसे वापस लौट आया, जैसे गया वैसे ही वापस लौट आया। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके केंद्रक में स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यह तीसरा निष्कर्ष था कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर वैसे ही वापस लौट आता है। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके केंद्रक में स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इस तरीके से ये 3 निष्कर्ष आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब एक चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर यह सिद्ध किया कि थीटा डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, ठीक है, अभी आपने बताया कि कुछ अल्फा कण जो है वो न्यून कोण या अधिक कोण
पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। तो अगर वो थीटा डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होते हैं तो प्रकीर्णित कणों की जो संख्या है, प्रकीर्णित अल्फा कणों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या का उन्होंने एक सूत्र दिया। अल्फा कणों की संख्या जो n है वो समानुपाती होती 1/sin⁴ थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका चौथा निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाला था। इस तरीके से आपको 4 निष्कर्ष लिखने हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। एक बार मैं दोबारा जो है आप सभी लोगों को दोहरा देता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला निष्कर्ष क्या था, पहले तो आप समझ लीजिए, रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए क्या किया, एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया और इसमें इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम लिया। पोलोनियम से अति उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले जो अल्फा कण थे, उन अल्फा कणों की किरण पुंज को एक पतले स्वर्ण पर गिराया। ठीक है, और इससे निष्कर्ष निम्नलिखित प्राप्त किए। पहला निष्कर्ष प्राप्त किया कि देखा कि कुछ अल्फा कण जो है स्वर्ण की पतली पन्नी से आर पार सीधे निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खोखला है। ठीक है, और कुछ अल्फा कण, नंबर 2 लिखोगे, कुछ अल्फा कण जो है वो न्यून कोण या अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो चूंकि अल्फा कण धनावेशित कण है, ठीक, अगर धनावेशित कण प्रकीर्णित हो रहा है तो इसका मतलब जो परमाणु का केंद्रक है वो भी धनावेशित है, तभी वो अल्फा कणों को क्या कर रहा है, प्रकीर्णित कर रहा है। तीसरा निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, लगभग 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण जो है अपने ही मार्ग पर सीधे वापस लौट आता है। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके केंद्रक में स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर यह बात सिद्ध की कि थीटा डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होने वाले जो अल्फा कणों की संख्या है, जिसको हम n से लिखते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/sin⁴ थीटा बाई 2। थीटा वो कोण होता है जिस कोण पर अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित हो रहा है या प्रकीर्णित हो रहा है। इस तरीके से ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष थे और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया या एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अब चलिए यहां पर जान लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो आप सभी लोगों को अभी बताया गया कि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, क्योंकि जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल था उसमें सबसे बड़ी कमी यही थी, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो ये जो कमी थी, इस कमी को रदरफोर्ड ने दूर किया और रदरफोर्ड ने पहले अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और निष्कर्ष प्राप्त किए। उन निष्कर्षों के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार नंबर 1 कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है और जो समस्त धनावेश है वो जो है एक सूक्ष्म, ये 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या की सूक्ष्म गोलाकार में स्थित रहता है। ठीक है, नंबर 1 में मैंने यही लिखा कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है और समस्त धनावेश, ठीक है, परमाणु के केंद्र पर 10 की घात, ये जो गोला है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, इस 10⁻⁻15 मीटर सूक्ष्म गोले में जो होता है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश जो है स्थित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नंबर 1 में ये लिखना है। फिर नंबर 2 आपको डालना है, और इस नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के कोटि में खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन वितरित हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश होता है वो नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। ठीक, नंबर 2 में आपको ये लिखना है। फिर नंबर 3 आपको डालना है और नंबर 3 में आपको लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभी अगर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल जो होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। नंबर 3 में ये आपको लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक बार अगेन सुन लीजिए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है और समस्त धनावेश होता है वो परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के गोलाकार सूक्ष्म स्थान में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नंबर 2,
नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, जिनका कुल ऋणावेश जो होता है नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। कितना सिंपल। नंबर 3, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय इनको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, ये आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में लिखना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां पाई गई और इन कमियों को किसने दूर किया? बोहर साहब ने दूर किया। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां पाई गई। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, यानी ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, नंबर 1, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड जो है स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नंबर 2, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां पाई गई, स्थायित्व परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये 2 कमियां पाई गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। इन कमियों को बोहर साहब ने दूर किया और उन्होंने अपनी 3 नई परिकल्पनाएं दी, जिसे हम बोहर का मॉडल कहते हैं। तो वो चलिए हम आगे आपको बताते हैं, तब जाकर के इस क्लास के जो ये 3 मॉडल मेन प्रश्न थे वो आपके समाप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने आप सभी लोगों के समक्ष बनाया है सरल भाषा में। तो अब चलिए हम यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल देख लेते हैं कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया। देखिए, नील बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया, और इन कमियों को दूर करने के लिए नील बोर नामक वैज्ञानिक ने 3 नई परिकल्पनाएं दी। ठीक है, जिससे रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी वो दूर हुई। तो देखिए क्या क्या परिकल्पनाएं दी। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, नंबर 1 पहली इनकी परिकल्पना यह थी कि इलेक्ट्रॉन केवल भैया उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, जो बोहर साहब थे, बोहर साहब की जो पहली परिकल्पना थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल भैया उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कक्षा 11 में आप लोगों ने कोणीय संवेग पढ़ा है। कोणीय संवेग क्या होता है? अगर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का m हो, वेग v हो और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो तो कोणीय संवेग होता है mvr। तो ये जो mvr कोणीय संवेग होना चाहिए वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए जिस कक्षा में घूमता है। ठीक है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग, यहाँ n क्या है? n होता है एक पूर्णांक है जिसका मान 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता है, और इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और दूसरी परिकल्पना क्या थी? नंबर 2, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का स्थायित्व है वो बना रहता है। अभी रदरफोर्ड ने क्या किया था? स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे, लेकिन बोहर साहब आए, उन्होंने बताया कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इस प्रकार जो परमाणु का स्थायित्व है वो आपका बना रहता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की देख सकते हो यहाँ पर कमी बोहर साहब ने दूर कर दी। अच्छा, तीसरी रदरफोर्ड की परिकल्पना क्या थी? तीसरी परिकल्पना यह थी कि जब परमाणु को किसी कारणवश कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है वो अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर अपनी से उच्च कक्षा में प्रवेश करता है, और वहां पर 10⁻⁸ सेकंड, देखिए जब उच्च कक्षा में वो प्रवेश करता है तो उसकी अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, और वहां पर 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापस लौटता है, ठहर कर नीचे कक्षा में वापस लौटता है, और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये बोहर साहब की तीसरी परिकल्पना थी। यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित तरंगों की जो आवृत्ति न्यू है वो निम्नलिखित समीकरण से होगी। hν बराबर E2 माइनस E1। ये hν बराबर E2 माइनस E1 कैसे लिखा गया? E2 माइनस E1 जो है ऊर्जाओं का ही अंतर है, इसको डेल E से लिख सकते हैं, और आप सभी लोग जानते हो E बराबर होता है hν, इसलिए hν लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से न्यू निकालेंगे, h चला जाएगा बटे में। ठीक, जहाँ h क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। h क्या होता है? h आपका होता है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू भी आप सभी लोगों को आनी चाहिए 6.6, है ना, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बोर का जो परमाणु मॉडल है वो भी समझ में आ गया होगा। बोर के परमाणु मॉडल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। बोर ने रदरफोर्ड के जो कमियां थी परमाणु मॉडल में उन कमियों को दूर किया। उनको दूर करने के लिए 3 परिकल्पनाएं जो नई दी हैं केवल उन्हीं को याद रखना है, और तीनों परिकल्पनाएं बहुत आसान हैं।
पहले मैं बताया कि उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। और दूसरी परिकल्पना दी कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है, अर्थात परमाणु का जो स्थायित्व है वो बना रहता है। और तीसरी में बताया कि जब परमाणु को बाहर से कहीं से किसी कारणवश ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं और वहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वापस लौटता है और वापस लौटते समय वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। तो ये बोहर साहब की तीसरी परिकल्पना थी, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। ये तीनों प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन तीनों में से एक पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लास सभी को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही क्लासों को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।